नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अम्मा से चिन्नम्मा बनी शशिकला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिरी वक्त में बाजी कुछ इस कदर पलट जाएगी कि कुर्सी आते आते छूट जाएगी। बतौर वीडियो पार्लर अपने करियर की शुरुआत करने वाली शशिकला हमेशा जयललिता के हमसाए की तरह रही और ये बात गौर करने वाली है कि शशिकला की बाकी नेताओं की तरह ही महत्वाकांक्षा थी और उनका मकसद एक दिन तमिलनाडु की राजनीति में खुद को सीएम के तौर पर देखना था। लेकिन कहते हैं कि जब कुछ नसीब में नहीं होता तो वो चाहकर भी नहीं मिलता। शशिकला अब जेल जाएंगी और एआईएडीएमके में कमोबेश वही हालात हो गए हैं जैसे 24 दिसंबर 1987 में थे। शशिकला के जेल जाने पर अब एआईएडीएमके के पास ना तो एमजीआर का करिश्मा है, ना ही जयललिता की जिद। दूसरी पंक्ति में अभी ऐसा कोई नेता नजर नहीं आ रहा है जो एआईएडीएमके को टूट से बचा पाए और एमजीआर की इस पार्टी को आगे ले जाए। हालांकि कहते हैं राजनीति अपने भीतर काफी कुछ समेटे रहती है और हो सकता है कि एमजीआर या जयललिता की तरह कोई नेता आए और द्रविड़ राजनीति को आगे बढ़ाए। लेकिन मौजूदा हालात में अब कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह कि जयललिता की विरासत का असली वारिस कौन है और क्या यह द्रविड़ राजनीति का संकट काल है। तमिलनाडु में राजनीतिक तूफान के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राज्य में राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर पहुंच गई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के केस में 4 साल की सजा सुनाई, उसके बाद पलानीसामी विधायक दल के नए नेता चुने गए और पनीर सेल्वम समेत 20 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शशिकला की हर चाल धरी की धरी रह गई, लेकिन पनीर सेल्वम के खिलाफ उनके तेवर नरम नहीं हुए, लिहाजा बाजी पलानीसामी के हाथ लग गई। इसके बाद अब गेंद राज्यपाल के पास पहुंच गई है। हालांकि पनीर सेल्वम भी सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। देखना होगा कि वो किसे राज्य में सरकार बनाने का मौका देते हैं। पहला कदम आपको उठाना है कि हाउस में एक प्रस्ताव पास करके अपना विश्वास प्राप्त करिए, उसके बाद आगे का कामकाज करिए। तो वो उसमें पनीरसेल्वम के लोग वोट दे सकते हैं। आज क्या है कि शशिकला ने पूरा लिस्ट दे दिया है, लेकिन पनीरसेल्वम ने एक एमएलए का लिस्ट नहीं दिया। सिर्फ मीडिया में आ रही है, टेलीविज़न में आ रही है, उसकी सपोर्ट बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? हाँ, सब हवा में बढ़ रही है। गवर्नर शुड एक्चुअली कन्वीन द असेंबली टुमारो। व्हाई विद इन 1 week? एवरी डेज डिले is only resulting in poaching, horse trading, which is not a conducive atmosphere for democracy. This should be put an end to. There should be an orderly transition of power. Whoever has majority should be determined without loss of time. तमिलनाडु के सियासी संकट में कई सवाल हैं। क्या एआईएडीएमके टूट जाएगी? राज्य में कौन सरकार बना पाएगा? क्या डीएमके को मजबूत होने में मदद मिलेगी? क्या यह द्रविड़ राजनीति का संकट काल है? क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए तमिलनाडु में मौका है? तो ये कुछ सवाल है जो जी बिजनेस उठा रहा है और अपने इस डिबेट के दौरान हम इन सवालों को उठाते रहेंगे। लेकिन हम आपको अपने पैनल से रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ राधिका रमाशेषन है, सीनियर जर्नलिस्ट जो कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पे अपनी अच्छी पकड़ रखती है। मेरे साथ अमित मालवीय है, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ नसीर हुसैन है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ संतोष के जो आए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। और मेरे साथ विराग गुप्ता है, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और जरा हम एक बार फिर से अपने सवाल दिखाएं कि हम कौन से सवालों को उठा रहे हैं आज अपनी इस डिबेट के दौरान। वो सवाल हम जरूर बताएंगे अपने दर्शकों को। और एक चीज जो अपनी खास हमने इस डिबेट में अप्लाई की है, आप सभी गेस्ट को बताएं कि हम शुरू में आप सभी को एक सर्टेन टाइम लिमिट देंगे और उस सर्टेन टाइम लिमिट के बाद जब आप सबकी बातें पूरी हो जाएंगी उसके बाद इट विल बी अ ओपन डिबेट। शुरुआत मैं जर्नलिस्ट से करूंगा और मैम रमा मैम मैं आपके पास आऊंगा। ये एक ऐसी पिक्चर दिखती है तमिलनाडु की जिसमें ड्रामा भी दिखता है, जिसमें इमोशन भी दिखता है, जिसमें एक्शन भी दिखता है।
और शशिकला, जिनको चिन्नम्मा भी कहते हैं, उनके जेल जाने के बाद, क्योंकि हमने नाम भी रखा है अपने इस प्रोग्राम का व्हाट नेक्स्ट, आपको क्या दिखता है आगे? मुझे तो संकट ही संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग जो सोच रहे थे कि जैसे वो कोर्ट का वो आदेश आया है तो एमएलए इस बड़े तादाद में टूट के पनीर सेल्वम की ओर जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं हुआ। गौर करने की बात है कि शशिकला कन्विक्ट हो गई है, 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती है, 4 साल तक जेल में है। उनके पास ना जयललिता का मास बेस है, ना उनकी करिश्मा है। इसके बावजूद एमएलए जो अभी छूट गए हैं वो रिजॉर्ट से, और जो फ्री हैं अपनी जहां भी जाने को, वो अभी तक उनके साथ टिके हुए हैं। क्यों? ये एक गौर करने की सवाल है। और दूसरा, क्योंकि आपका बिजनेस चैनल है, मैं शुरू में ही कहना चाहती हूँ कि तमिलनाडु जो है कोई अन्य प्रदेशों से भिन्न है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट्स बड़े पैमाने में आ रहे हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसे स्टेट के साथ आप इस तरह के संकट में आप पहुँचा देंगे तो आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा ऐसे प्रदेश का। जो एज इट इज़ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ऑटो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो थे पिछले चंद सालों में गुजरात की ओर शिफ्ट कर लिए, क्योंकि वहाँ पे पावर की सिचुएशन बेहतर नहीं थी उस वजह से। तो ये जो है ये अच्छी प्रदेश है, आर्थिक तौर पे सोशल इंडाइसिस बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे स्टेट को एक तरह से वो डूबने की इस पे आ गया है। मैम, आपने 2 बड़ी बातें कही हैं, मैं इन बातों को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपका टाइम खत्म हो गया है। मैं संतोष आपके पास आऊंगा। संतोष, जो बात यहाँ पर राधिका जी कह रही हैं, क्या इसी बात को आप भी आगे बढ़ाते हुए कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस का वक्त है तमिलनाडु का, और आगे AIADMK में भी एक क्राइसिस दिख रही है आपको? गौरव, इस वक्त आज जिस मोड़ पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स खड़ी है, हमें जुडिशियल प्रूडेंस और पॉलिटिकल जस्टिस, इन दोनों को अलग अलग तरह करके देखना होगा। जहां तक जुडिशियल प्रूडेंस का सवाल है, कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले को हर कोई मानेंगे। शशिकला को जेल जाना होगा। शशिकला अगर जेल जाती हैं तो अगले 10 साल तक मुख्यमंत्री या इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये सब लिली थॉमस वाला जो केस हम जानते हैं, उस केस का भाग है। लेकिन पॉलिटिकल प्रूडेंस कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल जस्टिस कहीं ना कहीं तमिलनाडु के मामले में सफर किया है। इस बात को हमें मानना होगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि अब शशिकला आने वाले सप्ताह में, पिछले सप्ताह जब शशिकला ने क्लेम किया मुख्यमंत्री बनने का और मेजॉरिटी पार्टी एमएलएस का उनके साथ होने का, तो पॉलिटिकल प्रूडेंस ये कहता है कि गवर्नर को उन्हें इनवाइट करना चाहिए कि अपने स्ट्रेंथ को वो, या फिर गवर्नर शशिकला को इनवाइट करे, या ओपीएस पनीर सेल्वम को बोले कि अपनी मेजॉरिटी फिर से प्रूव करिए। ये दोनों प्रोसेस नहीं हुआ। ये चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि द्राविडियन पॉलिटिक्स बहुत ही अलग चलती है राष्ट्र की मुख्यधारा की पॉलिटिक्स से। ये जस्टिस पार्टी, जो इंडिपेंडेंस से पहले जस्टिस पार्टी का और उसके बाद पेरियार मूवमेंट का समय हो, एक समय तो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ने, तमिलनाडु ने 1941 को जिन्ना को इनवाइट किया था तमिलनाडु में, कहने के लिए कि एक द्रविड़ नाडु अलग से बनना चाहिए। तो बहुत बहुत ही सेंसिटिव है। पॉलिटिकल इंजस्टिस बता रहे तमिलनाडु के साथ। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर खुद ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, चेन्नई से। और प्रसाद, इससे पहले कि मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के पास जाऊं, जरा आप जल्दी से हमें इस वक्त अपडेट दे दीजिए, क्योंकि जहां आप खड़े हैं उस वक्त तो रफ्तार बहुत दिख रही है गाड़ियों के पीछे, लेकिन पॉलिटिकल रफ्तार जो है इस सूबे की थमती सी दिख रही है। जरा बताइए क्या अपडेट है? कि अभी पूरा एक्शन और ड्रामा गोल्डन बेल रिसोर्ट पर है, जहां पर शशिकला ने अपने एमएलए को लगाया है। बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस पहुंची है बड़ी तादाद में और सीनियर ऑफिशियल साथ में है, तो उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वहां जो जयललिता के नेता है, जो उनके जो नेता है, वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। दूसरी तरफ सभी निगाहें गवर्नर पर है कि अगला उनका कदम क्या होगा। कुछ ही देर पहले जो शशिकला के खेमे के एड़प्पड़ी पळनिस्वामी को चुन दिया गया था, उन्होंने अपना जो समर्थन है गवर्नर को दिया था, और उसके बाद पनीर सेल्वम के खेमे के भी लोग यहाँ पर आके गवर्नर से मिले हैं। तो अभी भी जो खेल है राजनीतिक, जो उठापटक है, वो ख़त्म नहीं हुई है। जब तक शशिकला के एमएलए बाहर नहीं आते और सार्वजनिक तौर पर अपने नेता को नहीं मानते, तब तक अभी भी ये खेल ओपन है।
बिल्कुल, ये खेल ओपन है और इस खेल में बहुत सारे ट्विस्ट भी आ सकते हैं, जैसा कि हमें तमाम पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं। लेकिन आप रहिए मेरे साथ, प्रसाद मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अब मैं जाऊंगा अमित मालवीय के पास। और अमित मालवीय, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लोगों ने कहा है कि कहीं ना कहीं उनका यहां पर हित दिखता है। अमित, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड एज अ पॉलिटिशियन, क्या लगता है आपको, क्या शशिकला के जेल जाने के बाद एक स्मूथ रास्ता यहां पर दिखता है पन्नीर सेल्वम के लिए आपको, या आपको लगता है कि नहीं, पन्नीर सेल्वम की राह में अभी भी कांटे हैं? गौरव, गौर करने वाली बात यह है कि जब जयललिता जैसा कोई बड़ा राजनेता पॉलिटिकल स्पेस से हट जाता है तो इस तरीके की खींचातानी होना बहुत स्वाभाविक है। जो आज हम शशिकला और पन्नीर सेल्वम के बीच में देख रहे हैं, ये शायद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो गवर्नर ने जिस तरीके से संयम दिखाया है ताकि प्रदेश में पॉलिटिकल अस्थिरता और न बढ़े, इसको हमें सराहना होगा। जब पन्नीर सेल्वम ने अपना इस्तीफा दिया और बाद में इस्तीफा वापस ले लिया और उसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपना जजमेंट देंगे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में, तो प्रदेश में और अस्थिरता ना पैदा हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करना बिल्कुल लाजमी सी बात हुई। लेकिन अब जबकि वर्डिक्ट आ गया है और शशिकला के जो खेमा है उसने पलानीस्वामी को एक अपने नए नेता की तरह चुना है, तो हमें देखना यह होगा कि ये जो मेजॉरिटी है सपोर्ट क्लेम कर रहे हैं, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो सकती है कि नहीं, और वही फाइनल और असली टेस्ट होगा इस पूरे प्रकरण का, और तभी अगला नेता चुना जा सकेगा। बिल्कुल, हमें मेरे हिसाब से पहले पन्नीर सेल्वम और उसके बाद पलानीस्वामी, जिनके पास भी मेजॉरिटी हो, एक एक करके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें और फिर उस सरकार को आगे चलाएं ताकि टाइम अप। ओके, मैं आता हूं आपके पास। मेरे पास आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप उस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन नसीर हुसैन, मैं आपके पास आऊंगा। नसीर हुसैन, क्योंकि आप बहुत ही बगल के सूबे में बैठे हैं इस वक्त, आप बेंगलोर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, वो हीट आपको वहां भी महसूस हो रही है जो इस वक्त चेन्नई में पॉलिटिकल हीट इस वक्त दिख रही है? और क्या दिख रहा है आपको कि क्या वाकई AIADMK टूट की कगार पर है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है एक ऐतिहासिक जजमेंट है। इसमें सिर्फ शशिकला जी का इंडाइटमेंट नहीं हुआ है, इसके साथ साथ ये भी दर्शाता है कि अगर जयललिता जी अगर आज होती तो शायद उनका भी इंडाइटमेंट इससे हो जाता। पूरे AIADMK की पॉलिटिक्स के ऊपर एक सवाल चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है इस डिसीजन द्वारा। तो यहाँ पे करप्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से एक नज़रिया रहा है, जिस तरह से इन्होंने एक जजमेंट दिया है, हमको लगता है कि अगर बहुत सारे लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी जी उस टाइम पे वो अमेंडमेंट, जो एक अमेंडमेंट आने वाला था, जो अमेंडमेंट हो रहा था, उसका जो पेपर्स फाड़े, उसके बहुत सारे लोग उसके ऊपर सवाल खड़ा किए थे। लेकिन आज ये हो रहा है कि ये किसी को कॉन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो एक उनका जो इंटरफेरेंस उस टाइम था, एक इनिशिएटिव उस टाइम था, उसका आज पूरे देश में उसका एक इन्फ्लुएंस रहेगा और एक लोगों के बीच में एक डर रहेगा, खासकर पॉलिटिशियनों के बीच में, कि भैया इस तरह की हरकतें करे तो फेस करना पड़े। नंबर 1। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के यहाँ पे बहस करने वाली बात है कि किस तरह का माहौल आज तमिलनाडु में बना है। गवर्नर का रोल जो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से कमेंट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर जो तमिलनाडु से टाइम अप सर, टाइम अप। मैं आऊंगा आपके पास। ओके, आई विल कम टू यू, बट मैं विराग गुप्ता के पास जाऊंगा। और विराग गुप्ता, इस पूरी सिचुएशन में आप तो सुपर हिट हैं, इसलिए सुपर हिट हैं, इसलिए सुपर सूटेबल हैं क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझते हैं और कानून को भी समझते हैं, और दोनों चीजें यहां अप्लाई हो रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो नजीर कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ गवर्नर के ऊपर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ही इज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या उन्होंने जो 1 हफ्ते डिले किया, क्या वो सही था? इन दोनों पर आपका पहला कमेंट, फिर मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा। देखिए, हमारे संविधान के जो 3 स्तंभ हैं, अदालतें, जो विधानसभा है, और तीसरे नंबर पे सरकार, इस पूरे प्रकरण से तीनों पे बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और पूरे राजनीतिक तंत्र में सिर्फ तमिलनाडु का संकट नहीं, पूरे देश का संकट है। हम एक एक करके आते हैं। पहले नंबर पे देखिए, विधायक जिस तरीके से नज़रबंद हैं, जिस तरीके से बाड़े में बंद हैं, तो ये पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या विधायक अपनी मनमर्जी से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते हैं? ये
नंबर 2 गवर्नर के ऊपर कि गवर्नर जो है जो इस पूरे प्रकरण पे विलंब कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं और राजनीतिक कारणों से विलंब कर रहे हैं। अब अगर हम तीसरे नंबर पे अदालती व्यवस्था पर, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला ट्रायल कोर्ट का था जिसको कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को फिर बहाल कर दिया है। तो अगर जब हाई कोर्ट का फैसला इतना गलत था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहे थे कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय स्टे क्यों नहीं किया? अगर उस समय स्टे किया होता तो जयललिता न मुख्यमंत्री बनती और न ही शशिकला को इतना राजनीतिक दुस्साहस होता। अब अगर आप 2-3 छोटी छोटी बातें पैदा हो रही हैं कि जो पन्नीर सेल्वम है, जब उन्होंने अपना इस्तीफा एक बार दे दिया, इस्तीफा उनका मंजूर हो गया, तो दोबारा उनके मुख्यमंत्री बनने की बात पैदा हो ही नहीं सकती जब तक कि अपना नया दावा नहीं करें। तो जो लोग भी बोल रहे हैं कि पन्नीर सेल्वम दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, स्थिति इतनी साफ नहीं है, इतनी सीधी नहीं है जितनी समझी जा रही है, और अभी बहुत कुछ हो रहा बाकी है। ठीक है, अब फ्लोर में ओपन करता हूं। प्रसाद, पहले आपके पास आऊंगा। प्रसाद, बहुत सारी बातें हैं। गवर्नर ने 1 हफ्ते डिले क्यों किया? पन्नीर सेल्वम के पास मेजॉरिटी है कि नहीं? पलनीस्वामी का फ्लोर टेस्ट में अपने आप को बहुमत साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप जरा बताइए, चेन्नई में इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं और क्या यहां पर किसका पलड़ा भारी दिखता है, पन्नीर सेल्वम वर्सेस पलनीस्वामी में? यह कहना काफी मुश्किल है फिलहाल किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जो एमएलए पलनीस्वामी के समर्थन में है वो अभी भी नजरबंद है वहां पर गोल्डन बेल रिसोर्ट में, और दूसरी तरफ पन्नीर सेल्वम को उम्मीद और इंतजार है कि कब वो एमएलए छूटेंगे और कब उनसे वो संपर्क करेंगे, और वो एमएलए उनमें से कितने लोग, बताया जा रहा है कि 119 के आसपास वो एमएलए है, तो उनमें से कितने लोग ये खेमे में आते हैं। तो अभी भी फील्ड ओपन है, कुछ भी हो सकता है। पूरा जो दारोमदार है वो एमएलए पर है। ठीक है, सारा दारोमदार एमएलए पर है। जी संतोष, बोलिए। गौरव, इस पूरे डिस्कशन में अभी ये शशिकला को राइट ऑफ करना बहुत गलत होगा। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि शशिकला को अगर ये डिसीजन नहीं आता और पन्नीर सेल्वम अगर किसी कारण से मुख्यमंत्री बने रहते तो शशिकला के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। आज अगर वो 4 साल अगर जेल में जाती हैं तो उनके पास एक ब्रांडिंग है कि वो अम्मा के लिए जेल गई, और पूरा का पूरा हुजूम, पूरा का पूरा जो सपोर्ट नहीं, लेकिन फॉर अ डिकेड वो चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव नहीं, उनके पॉलिटिकल करियर पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। मैं आ रहा हूं। और गौरव, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, वो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। जयललिता जी का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है उसका वारिस कौन होगा? केवल पॉलिटिकल एसेट नहीं है, उसके अलावा जितना भी एसेट है उसका वारिस पॉइस गार्डन में कौन रहेगा, ये इसकी पूरी लड़ाई है। तो हम चूंकि इसको केवल पॉलिटिकल लड़ाई देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत हद तक दिस हैज टू डू विद मनी, दिस हैज टू डू विद मसल पावर। तो वो कौन, तो बहुत हद तक शशिकला जी उस लेगेसी को तो अपना चुकी है। आज उनका मूवमेंट देखिए, आज उनको मीडिया से बात करने का तरीका देखिए, वो बहुत हद तक उस लेगेसी को ऑलरेडी अपना चुकी है। ठीक है मैम, आपका टाइम, बोलिए। नहीं, बिल्कुल अपना नहीं, वो वारिस नहीं है ना अपना सकती है वो लेगेसी। इस पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और जहां तक मॉरल अथॉरिटी की बात हुई है, वो कन्विक्टेड है, उसको क्या मॉरल अथॉरिटी है उसके पास? वो ये पूरा जो है ये लेगेसी की एक लड़ाई लड़ना चाह रही है ताकि और कोई दावेदार ना आए, चाहे वो पन्नीर सेल्वम हो राजनीतिक नहीं, दुनिया लेकिन में। जो बात संतोष कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये चिन्नम्मा का अम्मा बनने का प्रोसेस हो सकता है। तो क्या चिन्नम्मा अम्मा बन सकती हैं या चिन्नम्मा में अम्मा बनने की कोई कुव्वत है? नहीं, उनका ट्वीट छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती है। जो जयललिता में थी, आप देखिए ना इतिहास, जयललिता जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से ऊपर आई। वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थी, एमजीआर ने उनको पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर इंडक्ट किया। जहां तक ये चिन्नम्मा शशिकला का सवाल है, वो ना पार्टी की प्राइमरी मेंबर तक नहीं थी, उनको पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं था। वो तो बस जयललिता का जो भी है जायदाद, जमीन वगैरह सब संभालती थी। शशिकला जी के कल के एड्रेस, जो पार्टी कैडर्स को उन्होंने एड्रेस किया है, उसमें वो साफ कहती हैं कि अम्मा को पार्टी के ग्रासरूट लेवल तक का मैसेज मैं पहुंचाती थी। नहीं, वो कुल मिला के वो कह रही है कि अम्मा जो भी करती थी, बेसिकली अप्रोप्रिएशन कर रही है वो, कि वो जो भी अम्मा करती थी वो बेसिकली आई वाज बिहाइंड इट।
ओके, हाँ, पोइस गार्डन की आपने बात की। अभी तक तो शशिकला पोइस गार्डन में रहती थी, पोइस गार्डन में कौन रहेगा, मैं इस बारे में पूछूंगा आपसे प्रसाद, लेकिन विराग गुप्ता प्लीज आप दो तीन कानूनी बातें बता रहा हूं। जो एआईडीएम का जो संविधान, उसके हिसाब से 5 साल के जो मेंबर है वही जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं, और वो उसके लिए अयोग्य थी क्योंकि उनको बीच से निकाल दिया गया था, जो प्राइमरी मेंबरशिप की बात है। दूसरे नंबर पे जो अगर भ्रष्टाचार से अर्जित जो संपत्ति है, जो ऐसा संतोष जी बोल रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति वो जब्त हो सकती है और उसमें जुर्माना भी लगेगा। तो मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार का उत्तराधिकार लिया जा सकता है। तीसरे नंबर पे एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि ये ऑर्डर रिजर्व था और उनको क्या ऐसा संकेत मिल गया था कि हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर जाने वाला है, इसीलिए उन्होंने 10 दिन पहले से मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा की, जिससे कि वो मुख्यमंत्री बन करके अपने आप को शहीद घोषित कर सकें या पूर्व मुख्यमंत्री बना सकें, क्योंकि इसके पहले तो ना कभी विधायक थी ना पार्षद थी। तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे दूसरे वो नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूं कि वो, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल गवर्नर ने प्ले किया। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है डॉक्टर स्वामी के ऊपर। उनके ऊपर यह खड़ा होता है कि उन्होंने अपनी पीआईएल उन्होंने फाइल की, उन्होंने इन सारे लोगों को दोषी करार ठहराया, और आज अगर बट उन्होंने केस फाइल किया था, पूरा परसुएशन किया। और अगर जयललिता की पार्टी, जो कि आज वो सिद्ध हो गया है कि वहां पर भ्रष्टाचार से अर्जित पैसा था, तो फिर वो उसको अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं उसी पूरी लेगेसी को, तो क्या ये उनके मॉरलिटी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, मैं इस सवाल को तो दूसरे रूप में लेके जाऊंगा अमित आपके पास। अमित, जैसा कि विराग कह रहे थे कि क्या जिस तरह से पूरी पार्टी पर एक दाग लगा डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का, पूरी पार्टी को क्या देख सकते हैं इस नजरिए से, पहला सवाल। और दूसरा, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से तमिलनाडु एक के बाद एक मुसीबतों से जूझा है, वो चेन्नई की बाढ़ से लेकर जलीकट्टू और अब जयललिता की डेथ के बाद ये पॉलिटिकल क्राइसिस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सरकार है, उसके लिए लोग कहते हैं कि यहां पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा एक मौका हो सकता है, या हो सकता है कि पन्नीर सेल्वम और पलनीस्वामी में पन्नीर सेल्वम विल बी मोर सूटेबल टू बीजेपी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखती है, बॉन्डिंग और जलीकट्टू के दौरान भी दिखी थी। क्या आपको लगता है कि अगर पन्नीर सेल्वम होंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर रिलेशंस को लेकर? क्योंकि जयललिता कभी स्विच ऑफ ऑन जैसा रिलेशन था, कभी दिखती थी एनडीए में, कभी एनडीए में नहीं दिखती थी, कभी बाहर दिखती थी, कभी अंदर दिखती थी। देखिए, 2 सवाल है यहाँ पे। पहला कि क्या ये जो जजमेंट आया है ये एआईडीएमके पार्टी पे पूरा रिफ्लेक्ट करेगा? मेरा व्यू है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एआईडीएमके पार्टी में बहुत सारे विधायक हैं जिनको तमिलनाडु के लोगों ने चुन के भेजा है। तो ये कहना कि ये पूरी पार्टी पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये थोड़ी ज्यादती होगी और लोगों का असम्मान भी होगा इसमें। दूसरी बात कि पनीर सेल्वम, भारतीय जनता पार्टी उनको फेवरेबल कैंडिडेट की तरह देखते हैं किसी और को, ये हमारी मंशा नहीं है। केंद्र में सरकार के होने के माध्यम से हमारा तमिलनाडु में सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि वहां एक स्थायी सरकार बने। ये सच है कि पनीर सेल्वम पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तमिलनाडु में जब जब आपदा आई, चाहे वो फ्लडिंग हो, चाहे जलीकट्टू का मुद्दा हो, चाहे ऑयल स्लिक इंचार्ज हो, हमने ये देखा कि पनीर सेल्वम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उभरे। उन्होंने प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल किया और केंद्र सरकार से उनका समन्वय अच्छा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एआईडीएम के विधायक कल किसी और को अपना लीडर चुनेंगे तो केंद्र सरकार उसके साथ काम नहीं करेगी। हम इसमें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह हैं, हमारी कोई भूमिका, कोई प्रेफरेंस नहीं है। जो लोग ये एलिगेशन कर रहे हैं वो जो प्रकरण है उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन आपने शुरू में सुना होगा एक पॉइंट जो यहाँ पर और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं अमित, आपने शुरू होगा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नसीर हुसैन कह रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी पर सवाल उठाते थे कि उन्होंने मनमोहन सिंह का लाया हुआ अमेंडमेंट फाड़ दिया। आज उसी अमेंडमेंट की वजह से तो शशिकला जेल गई हैं और डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस में इतना बड़ा फैसला आया है। देखिए, ऐसा है, वो जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो ऑर्डिनेंस कन्विक्टेड को डिस्क्वालीफाई करता है। लालू प्रसाद के केस में भी यही हुआ, पर लालू प्रसाद यादव तो आज अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और राजनीति में हर विषय पे वो कमेंट देते हैं और उनका हर विषय पे कमेंट लिया जाता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद एक्यूज्ड हैं जो करंटली आउट ऑन बेल है नेशनल हेराल्ड केस में। तो ऑब्वियसली कुछ कदम हमने आगे बढ़ाए हैं, आगे इसको और क्लीन करना है कि जो आदमी कन्विक्ट नहीं, आप इसका क्रेडिट देते हैं राहुल गांधी को कि नहीं? सीधा सवाल हो जाना चाहिए। हम वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे। देखिए, ये क्रेडिट उस समय की सरकार का था और उसको सपोर्ट करने वाले ऑपोजिशन का, जिसपे हम खुद खड़े हुए थे। चलिए नसीर, तो अपोजिशन को भी क्रेडिट दीजिए, केवल सरकार को क्रेडिट मत दीजिए। और ये कहीं ना कहीं उस सरकार का ज्यादा काम था जिसकी वजह से आज इतने बड़े फैसले आ रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं आऊंगा राधिका जी आपके पास।
नहीं, यहाँ पे हंसी आ रही है क्योंकि हर चीज़ में मोदी जी पिछले 60 साल में जो हुआ नहीं हुआ सबके लिए तो क्रेडिट ले चुके हैं। अब इस अमेंडमेंट जो होने वाला था जिसको नकारा गया है उसका भी क्रेडिट यही लोग लेंगे। वो अमेंडमेंट में क्या था, अमेंडमेंट में वो बहुत सारे ऐसे सीरियस चार्जेस लाना चाह रहे थे जिसके कॉन्विक्शन के वजह से उन लोगों को आगे आने वाले 6 साल या 10 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। उसमें जो है इन्होंने राहुल गांधी इंटरवीन करके वो अमेंडमेंट के पेपर्स फाड़े थे और अमेंडमेंट को वापस लिए थे क्योंकि ये करने के लिए जैसे ही कन्विक्ट हो जाएंगे वो 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते करके। मुझे लगता है इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को देना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी अक्यूज्ड हैं, इनके तो यूनियन गवर्नमेंट में 23 लोग अक्यूज्ड हैं, 23 लोग, एक नहीं दो नहीं, यूनियन कैबिनेट में 23 लोग अक्यूज्ड हैं जो रेप के लिए अक्यूज्ड हैं, मिस अप्रोप्रिएशन के अक्यूज्ड, जो करप्शन के लिए अक्यूज्ड हैं, हर तरह के चार्जेस इनके खिलाफ है। तो ये राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम लेना बंद करे, अपने यूनियन कैबिनेट में जो ग्रंथी है ना उनके ऊपर जो पहले कार्रवाई करे। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर बताइए। मैंने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम बताया, इसमें आप भी नाम बताइए ना थोड़ा, सीधा ये लोगों को पता तो चले आप किन लोगों की बात कर रहे हैं। आप ले लीजिए 23 नाम है जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं आपके यूनियन कैबिनेट में मंत्री लिखे। मैं तो खुद के कहता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी करप्शन में अक्यूज है और करंटली बेल पे बाहर है। किसी भी वक्त जब नेशनल हेराल्ड का केस लेके आप बोल रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में अक्यूज्ड है, नेशनल हेराल्ड में अक्यूज है करके क्या बोल रहे हैं? जो शशिकला के साथ हुआ, सोनिया गांधी भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 ये है, अरे भाई क्या हो सकता नहीं हो सकता है वो तो बहुत सारे चीज हैं। क्या हो सकता है? ठीक है, कंप्लीट कीजिए नसीर हुसैन, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जाऊंगा अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास। अमित शाह कुछ अक्यूज थे, आप 2014 में सरकार में आने के बाद सीबीआई को इस्तेमाल करते हुए आप अमित शाह को बरी करवाए। नसीर हुसैन 2014 में आप अमित मालवीय सरकार में आने के बाद आप बरी करवाए। नसीर हुसैन आप जो बात कह रहे हैं, नसीर हुसैन आप जो बात कह रहे हैं, सुनिए नसीर हुसैन सुनिए, प्रसाद मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। नसीर हुसैन आप जो बात कह रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन मुझे एक गवर्नमेंट बताइए इस पूरे देश में, एक स्टेट की या एक पार्टी बताइए जिसके किसी विधायक पर या जिसके किसी मंत्री पर कोई मामला ना चल रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि केवल किसी एक सरकार पर चल रहा है, दूसरी किसी सरकार पर नहीं चल रहा। आपने जिस पार्टी के साथ यूपी में गठबंधन किया उनके ऊपर तो सबसे बड़ा आरोप लगता है लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार में हमेशा खराब रहने का। तो ये तो आप एक पार्टी पे अप्लाई मत करें। इसीलिए देखिए मैं तो रिबट कर रहा था बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का, जब उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अक्यूज्ड हैं। अक्यूज तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब कॉन्विक्ट अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हम फिर कभी कर लेंगे। नसीर हुसैन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज चिदंबरम की बात हो रही है और आज पन्नीर सेल्वम की बात हो रही है, उसमें बात करते हैं। नसीर हुसैन मेरा एक छोटा सा सवाल, नसीर हुसैन ठीक है आज आगे बढ़ते हैं, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राधिका जी मेरा सवाल तो अब इन दोनों पार्टियों से जुड़ा ही है। जिस तरह से एआईएडीएमके में एक संकट काल शुरू हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि द्रविड़ राजनीति का भी एक संकट काल हो सकता है, ये जी बिजनेस ने सवाल भी उठाया था, तो क्या ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए, जो दो पैनलिस्ट जिनकी बात हम बात कर रहे थे वो झगड़ भी रहे थे, क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए तमिलनाडु जैसे स्टेट में एक मौका है अपनी जमीन तलाशने का? संतोष, आई विल कम टू लेटर। जी, थियोरेटिकली तो हाँ जरूर अपने ये मौका है। कांग्रेस की ये सरकार मेरे ख्याल में 67 में चली गई आउट ऑफ पावर, और उसके बाद कांग्रेस ने अपना जमीन वहां बिल्कुल पाया ही नहीं। वो कभी डीएमके कभी एआईडीएमके के कंधे पे अपना पॉलिटिक्स करती थी। तो थियोरेटिकली, लेकिन ये जो बेस बनाना, अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, वो बहुत ही लंबा सफर है। बीजेपी का जो है वो बेस है कोयम्बतूर और कन्याकुमारी इलाके में, खाली उन दोनों इलाके में। तो जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है वो इतना कॉम्प्लेक्स है। आपने मुझे पूछा था पलनीस्वामी के बारे में, वो है गाउंडर। 3 मुख्य कास्ट है, मैं संक्षेप में कह दूंगी। एक तो नाडार, एक तेवर, जो शशिकला और पनीर सेल्वम दोनों तेवर कास्ट के हैं, और तीसरा है गाउंडर, जिसमें पलनीस्वामी जी गाउंडर कास्ट के हैं, कोंगनाड रीजन के। तो ये जो है, ये शशिकला ने मेरे हिसाब से काफ़ी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है पलनीस्वामी को आगे करके, क्योंकि ये जो गाउंडर कास्ट है उनमें बड़ा वो डिसकंटेंट था कि खाली तेवर ही आगे बढ़ रहे हैं जयललिता के निधन होने के बाद। तो मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है।
तो आप जो कह रहे हैं द्राविड़ पॉलिटिक्स वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जैसे यूपी में कास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु में बिल्कुल वैसा ही है, जातिवाद पे ही चलता है, समीकरण वगैरह बिल्कुल उसी तरह। तो ये कैसे संभाला जाएगा, ये क्या होगा, ये हमें आगे देखना पड़ेगा। ठीक है संतोष, आपके पास यही सवाल, लेकिन एक एडिशन इसमें है, डीएमके के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं? गौरव, अगर हम दिल्ली में बैठकर जब राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो एक तरह देखा जाए तो वैक्यूम है तमिलनाडु में। डीएमके में भी जो डीएमके के पैटर्न है, जिन्होंने उसको पूरा खड़ा किया है, करुणानिधि, वो स्वस्थ नहीं है, काफी बूढ़े हो चुके हैं। एआईडीएमके की सुप्रीमो की डेथ हो चुकी है, वहां पर कंफ्यूजन है। लेकिन एक बात समझिए, बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद 60 के दशक में 67 में सत्ता, नटराजन के ग्रैंडफादर थे आखिरी सत्ता जाने के बाद, दे हैव ऑलवेज रिमेन्ड अ सेकंड फिडल। वो द सेंसिटिविटीज एंड द रियलिटीज ऑफ जो तमिलनाडु की जो रियलिटीज है या फिर किसी भी स्टेट की रियलिटी, उसको सामने जल्लीकट्टू का उदाहरण लीजिए। जो अप्रोच कांग्रेस और बीजेपी ने लिया, नो क्लियर कट अप्रोच, तो बेसिकली वहां के लोगों के एस्पिरेशंस को, वहां के लोगों की सेंसिटिविटीज को बीजेपी और कांग्रेस को समझना होगा। बीजेपी और कांग्रेस जब तक वो नहीं समझेगी, वो ग्रासरूट पर लेवल पर जाकर जब तक उस पॉलिटिक्स को नहीं समझेगी, दिल्ली से बैठकर तमिलनाडु कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि तमिलनाडु इज अ वर्ल्ड अपार्ट, द पॉलिटिक्स आउट देयर इज अ वर्ल्ड अपार्ट। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात कहें तो आज कांग्रेस और बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो स्टैंड राहुल गांधी और कांग्रेस ने लिया कि इस पूरे कंफ्यूजन में नो कमेंट्स, नो बाइट्स, कोई हमारी तरफ से कोई इनपुट नहीं आएगा, शायद हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान हो। बीजेपी ने भी जिस तरह से हम कहते हैं कि सर बता रहे थे, स्वामी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे कंफ्यूजन में, लेकिन स्वामी जी को उस प्रकार की फ्रीडम नहीं मिली है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। लेकिन आज बड़े वो खुश होकर बता रहे थे कि ये मेरा किया हुआ है और मैं ऐसे चीजें और आगे भी करता रहूंगा। सॉरी, स्वामी जी ब्राह्मण हैं, तो उनका कोई बड़ा रोल नहीं रहेगा, भूमिका नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, पर सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका पे हम बात भी नहीं कर रहे। प्रसाद, एक मिनट में आ रहा हूं, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप उस पर बताएंगे, लेकिन विराग कुछ कहना चाहते हैं। विराग, मेरा दो चीजें थी। एक तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल बात नहीं, जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोला, वो जो पूरा तमिलनाडु में भी दिख रहा है कि क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बाहरी शक्ति प्रभावित कर सकती है। जब आप बोलते हैं कि उन्होंने फाड़ा इसलिए हो गया, तो वो जो वहां पर शशिकला कर रही हैं या जो दूसरे से जो हाईकमान कल्चर है, तो क्या उसको अप्रिशिएट करते हैं लोकतांत्रिक उसमें? दूसरे नंबर पर जो आप संकट काल बोल रहे हैं, तो मैं मानता हूं संभावना काल है भाजपा के लिए। इसीलिए भाजपा हो या डीएमके हो, वो पन्नीर सेल्वम को वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो कमजोर नेता हैं और कमजोर नेता होने से एआईडीएमके कमजोर रहेगी, जिसमें कि वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो डीएमके या भाजपा उसको भरना चाहेंगे। अगर कोई मजबूत नेता आ जाए जो जयललिता की लेगेसी को ले लेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जो राजनीतिक जो उसमें वहां पर शून्यता को भरने का बड़ा अच्छा सवाल है आपके। मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं नसीर हुसैन से, फिर प्रसाद आपके पास आता हूं। नसीर हुसैन, सवाल, क्या आप उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जहां पर बिना चुना हुआ नेता, पार्टी का प्रमुख किसी सरकार को कंट्रोल करे, जिस तरह से राहुल गांधी का आपने उदाहरण दिया, या आपको लगता है नहीं, जो चुना हुआ नेता है, जो सीएम है, उसके हाथ में कमान होनी चाहिए, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो? देखिए, राहुल गांधी कोई बिना चुने हुए नेता है ही नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है नहीं, लेकिन सरकार का प्रमुख होना और पार्टी का प्रमुख होना, उसमें अंतर है ना। मुझे और पार्टी के प्रमुख भी नहीं, पार्टी के ही लोग सरकार में जाते हैं। नहीं, पार्टी के ही लोग सरकार में जाते हैं, पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होता है, पार्टी के बनाए हुए तो इसका मतलब शशिकला अगर जेल में है और जेल से वो पार्टी ही अपने लोगों को सरकार में देती है और पार्टी कमांड देती है या कोई निर्देश देती है, तो आपके लिए सही है ये? नहीं, पार्टी कंट्रोल, चाहे क्योंकि वो पार्टी से नहीं, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, नहीं, दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, पार्टी के नुमाइंदे चुनाव जीत के सरकार बनाते हैं। पार्टी का एजेंडा, पार्टी का आइडियोलॉजिकल जो डायरेक्शन होता है, उसके ऊपर ही काम करते हैं। हाँ। और पार्टी के ही डायरेक्शंस पे सरकार में काम होता है पूरी दुनिया भर में। अच्छा। सिर्फ इंडिया में नहीं है। अच्छा। चाहे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बट पार्टी के लोग सरकार में तो आते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो दी जाती है, उस पोस्ट खुला है, ये कस्टोडियन होते हैं, लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है कि पार्टी कंट्रोल नहीं करती है, ना कि पार्टी होती है। मैं आपके पास आऊंगा और अमित मालवीय, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन प्रसाद मेरे साथ बहुत देर से हैं, और प्रसाद क्योंकि बीइंग अ बिजनेस चैनल, बिजनेस भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। और तमिलनाडु, जैसा कि राधिका जी ने शुरू में ही कहा था कि बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ है इस दौरान, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे जलीकट्टू हो, और चाहे अब ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो। जरा बताइए हमें, इस वक्त तमिलनाडु के जो
पॉलिसी डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है, और कोई इस हालत में है जो इन डिसीजंस को, जो आम आदमी के से जुड़े जो डिसीजंस हैं, फैसले हैं, उनको कौन कर रहा है, और क्या हालात है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के तमिलनाडु में? इस सवाल का जवाब देने के लिए तमिलनाडु सरकार में शायद कोई भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम अभी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, वो पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी पूरी जो है बिखर गई है। जब से जयललिता का निधन हुआ है और जब वो जीवित थी, अस्पताल में थी, तभी से ही जो पॉलिसी डिसीजंस है वो हमको देखने को नहीं मिले हैं। तो काफ़ी असर हुआ है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। तो अब ये देखना है कि जब ये अनिश्चितता ख़त्म होगी, तब जा कर के कोई बिजनेस का काम यहाँ पर होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो ये जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जो आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करती है, बड़े बड़े बिजनेस को इनवाइट करती है, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है उसके जनरेशन के लिए काम करती है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है प्रसाद, लेकिन सवाल यही है कि फिर जो आम लोगों से जुड़े डिसीजन है वो कौन लेगा? गवर्नर इस बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, इस बारे में मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन राधिका जी, एक सवाल इसी को आगे बढ़ाते हुए, द्रविड़न पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको लगता है कि द्रविड़न पॉलिटिक्स एक खराब दौर चल रहा है, या ये आने वाले साल में जिस तरह से एक उभार हमने देखा तमिलनाडु में, वो पॉलिटिक्स ऐसी चलती रहेगी, या कहीं ना कहीं इस पर आपको स्टॉपेज लगता देख रही है? देखिए, क्या बोलते हैं, एक सेइंग है ना कि पॉलिटिक्स अबॉज अ वैक्यूम, तो कोई ना कोई आके भरेगा, लेकिन आपको देखना होगा कौन भरता है। क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स के स्तंभ देखिए आप, वो है पेरियार, वो है अन्नादुरई, वो है एमजी रामचंद्रन, और उनकी विरासत को जयललिता ने आगे बढ़ाया। तो ऐसे जब आपके पास इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं, तो मुझे ना शशिकला, ना पनीर सेल्वम, ना पलनीस्वामी, किसी में भी वो स्पार्क नज़र नहीं आता है। और दूसरी ओर करुणानिधि जी हैं जो बहुत ही बीमार पड़े हुए हैं, ना उनके बेटे स्टालिन, ना अड़गिरी, दोनों में भी वो स्पार्क नहीं है। किसी तरह पार्टी को चला रहे हैं, बस काम चलाओ वाली बात हो रही है। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा क्राइसिस आया है, लीडरशिप क्राइसिस, और मुझे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। ठीक है गौरव, संतोष आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आऊंगा, बोलिए। गौरव, हमें ना जो डायस्पोरा है और जो यंगस्टर है, जल्लीकट्टू का जो प्रोटेस्ट था, इनफैक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट भी अमेज थी कि ये कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है जो इतना रैंडम, इतने सारे यंगस्टर्स मरीन ड्राइव में वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये हमें समझ, आज का ट्विटर फीड देखिए आप, सोशल मीडिया में यंगस्टर्स तमिलनाडु के लिख रहे हैं, एमएलएस को टैग करके लिख रहे हैं कि गेट बैक टू वर्क। तो वो कह रहे हैं, तो एक प्रेशर टैक्टिक तो है। रामचंद्र अश्विन तक ने ट्वीट कर दिया जी, वहाँ के हीरोज ट्वीट कर रहे हैं कि गेट बैक टू वर्क, काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो मैडम जो कह रही थी, द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक दबदबा तो है ही, लेकिन यंगस्टर्स, वहाँ के पढ़े लिखे लोग और स्पेशली डायस्पोरा वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्योंकि तमिलनाडु को वो साउथ का एक मैनचेस्टर के रूप में देखते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे आईटी हो, बहुत बड़ा हब है, चाहे केरल से, कर्नाटक से, हर तरह से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका है पढ़े लिखे यंगस्टर्स का और डायस्पोरा का, जो इन सब को देखकर बड़े दुखी हैं। वो सोच रहे हैं कि इन सब के परे तमिलनाडु को आगे बढ़ना चाहिए। तो वो एक इन्फ्लुएंशियल एक वोटर है, वो अपने इस प्रेशर टैक्टिक को क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएगा, कि आने वाले चुनाव में वो उस तरह के लोगों को चुनकर मुख्यमंत्री बना पाएगा, ये हमें देखना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा चेन्नई से दिल्ली की ओर आना चाहता हूं। विराग, एक सवाल लेते हुए आपसे इस दिल्ली की डिबेट पर आना चाहता हूं कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, शशिकला जैसे शख्स को अगर कोर्ट जेल भेजती है, या लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को चुनावी सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है 6 साल के लिए, ये कितनी बड़ी नजीर है, और ये कितना घातक हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो इस मामले में जूझ रहे हो? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जब शशिकला और जो लालू यादव दोनों का आप अलग अलग करेंगे, तो लालू यादव वो खुद एक पब्लिक सर्वेंट थे, जिसके लिए दोषी पाने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। डिस्क्वालिफिकेशन का जो नियम होता है, जैसे लालू यादव जी को 11 साल के लिए किया गया, तो 5 साल को उनको जेल हुई, और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता तो 11 साल हुआ। अभी इनको 10 साल के लिए किया गया, क्योंकि इनको 4 साल की इनको जेल हुई, और 6 साल के लिए इनको किया गया, 10 साल के लिए किया गया। 6 महीने ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं, 3.5 साल जेल में और रहना पड़ेगा। इनको किया गया है आईपीसी में
कि इन्होंने एक लोक सेवक को असिस्ट किया, फर्जी कंपनियां चलाने में, सारी चीज़ों में उन्होंने मददगार की, भ्रष्टाचार का अर्जित धन उसमें करने में, तो 3 सहयोगी लोगों को दंडित किया गया है और ये एक अच्छी नज़ीर है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब देशव्यापी सारी जगहों पर इतने बड़े भ्रष्टाचार है तो उसमें से कितने लोगों को सजा मिलती है, कितना परसुएशन होता है। 20 साल बाद ये सजा मिल पाई है, तो 20 साल बाद जो सजा मिल पाई है तो इसमें जुडिशियल सिस्टम पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बताया कि विधायिका, सरकार और अदालतें कटघरे में हैं और एक और संस्था कटघरे में खड़ी हुई है इस पूरे प्रकरण में, चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में जब सपा का मुकाबला चल रहा था चुनाव चिन्ह के बारे में, तो उन्होंने एक तरफा तौर पे बगैर वेरिफिकेशन के, और उन्होंने अखिलेश यादव को उन्होंने साइकिल का चुनाव चिन्ह दे दिया, किसी एमएलए के दस्तखत नहीं वेरीफाई किए। जब यहाँ पर मामला आया तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके बोला कि शशिकला कैसे वहाँ का जनरल सेक्रेटरी बन गई हैं, उनको क्या इस मामले में हस्तक्षेप का अधिकार है। और जब गवर्नर के पास मामला गया तो उन्होंने बोला कि हम विधायकों के दस्तखत वेरीफाई कर रहे हैं। तो कभी तो आप अचानक सारी चीज़ों को ट्विटर के बेसिस पे स्वीकार कर लेते हैं, और जब आपको चीज़ें नहीं करना होता है तो आप बोलते हैं मैं सारे वेरिफिकेशन, सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ तमिल राजनीति नहीं, द्रविड़ राजनीति नहीं, देश की राजनीति, देश के संविधान के सामने बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, मैं जब कह रहा था कि चेन्नई से दिल्ली की ओर आते हैं तो उसमें दिल्ली की तरफ कहने का एक मकसद था। और प्रसाद भोसेकर, मैं चेन्नई में आप खड़े हैं लेकिन मैं दिल्ली से जुड़ा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रसाद, क्योंकि जैसा कि सभी लोग मानते हैं कि एक क्राइसिस का दौर है, पॉलिटिकल क्राइसिस का, एआईएडीएमके के लिए। तो जो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इनके अंदर कोई आपने अलर्टनेस या कोई एक्टिविटी देखी इस दौरान, और क्या इन दोनों पार्टियों के अंदर चल रहा है तमिलनाडु में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि एआईएडीएमके छोटी मोटी पार्टी नहीं है, 50 सांसद हैं इनके पास, अपर हाउस और लोअर हाउस मिलाकर, और वो बहुत ज्यादा मौजूदा सरकार के लिए भी, और हो सकता है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी पार्टियों के लिए भी बहुत ज्यादा अहम हो सकते हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इन सांसदों की तरफ देख रहा है, इनके सपोर्ट की तरफ देख रहा है, और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है तमिलनाडु में, उस पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की पैनी नज़र है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम हो रहा है, शशिकला उनके लिए जो है काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती थी, तो उसके लिए पनीर सेल्वम को जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से अलग अलग समीकरण सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी को भी देखना पड़ेगा कि क्या उनके लिए इन स्टोर है, क्योंकि पळनिस्वामी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो शशिकला पीछे प्रॉक्सी से सरकार चला रही है, और उनके कहने पर ही जो उनके मंत्री होंगे या फिर एमपीज होंगे वो वोट करेंगे। तो बीजेपी के लिए अभी भी जो है स्थिति साफ नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है डीएमके के साथ है, और अभी तक इस मामले में उन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु में खुलकर कुछ नहीं बोला है। ठीक है, खुलकर कुछ नहीं बोला। शुक्रिया प्रसाद आपका। मुझे मालूम है आपको कहीं जाना है कवर करने, और आप वहाँ लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए, और एक रिपोर्टर की लाइफ इस दौरान इवेंट में कितनी ज़्यादा हैपनिंग होती है हम सब जानते हैं। शुक्रिया आपका इन अपडेट्स को पहुँचाने के लिए। लेकिन राधिका जी, मैं आपके पास आऊँगा और इस सवाल को लेकर फिर मैं आपके पास आता हूँ अमित, कि जो मैंने अमित मालवीय से पूछा था वही सवाल आपसे, कौन ज़्यादा सूटेबल लगता है इस पूरे दौर में, पन्नीरसेल्वम, शशिकला कैंप या पन्नीरसेल्वम कैंप मौजूदा सरकार के लिए? सूटेबल तो दोनों मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि पन्नीरसेल्वम जो है, और दोनों के पीछे बड़े ताकत हैं, शशिकला और पन्नीरसेल्वम की। क्योंकि पन्नीरसेल्वम का जो रिकॉर्ड रहा, उनको 2 मौका मिला मुख्यमंत्री का रोल निभाने के लिए। मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है जो उनके कार्यकाल से मैं, छोटे छोटे कार्यकाल से मैं जोड़ पाऊंगी। तो मुझे दोनों में काबिलियत नहीं। अमित अभी कह रहे थे पन्नीरसेल्वम ज्यादा सूटेबल दिखते थे। नहीं, ये वो पन्नीरसेल्वम, ये पन्नीरसेल्वम की बात नहीं है। अचानक जो ताकत नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है कि उनके पीछे कोई ताकत है। नहीं तो पन्नीरसेल्वम कोई नौजवान तो नहीं है, काफी लंबे अरसे से हैं पॉलिटिक्स में। कौन हो सकती है वो ताकत? कौन हो सकती है वो ताकत, वो तो पूछने वाली बात है। बिल्कुल, सेंटर को कौन सूट करता है, पळनिस्वामी या पन्नीरसेल्वम? मैं पूछूंगा अभी से, लेकिन संतोष अपनी बात। गौरव, ये पन्नीरसेल्वम 2.0 है। हाँ। वो पन्नीरसेल्वम वो थे जो अम्मा की कुर्सी पर बैठते नहीं थे। हाँ। उन्होंने अपनी एक अलग कुर्सी लगा ली थी चीफ मिनिस्टर के मुख्यालय में, और वहां बैठते थे और अम्मा की कुर्सी को नमस्कार कर रोज सुबह बैठते थे। उन्होंने जब अम्मा के मज़ार पर जाकर अम्मा दुआ करी, उनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और बोला कि अम्मा ने मुझे कहा है कि अब जाइए मुख्यमंत्री की सीट संभालिए। हाँ। और ये लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं है। हाँ। तो ये पन्नीरसेल्वम 2.0 है। हाँ। और लेकिन फिर भी 2.0, मेरा सवाल ठीक है 2.0 हो सकते हैं, लेकिन किसके लिए सूटेबल है 2.0? पन्नीरसेल्वम एनी डे सेंटर के लिए बेटर है शशिकला से। ठीक है, क्योंकि पन्नीरसेल्वम का मतलब है विद इन 3 years, 4 years, 5 years विदर आउट होगा।
कुछ डिसइंटीग्रेशन होगा, लेकिन शशिकला के साथ में मास खड़ा होगा। आप ये चुनाव 2016 में जो चुनाव जीता, आप देखिए 2021 का चुनाव वो शशिकला का चुनाव होगा, तब तक वो फ्रेश जेल से वापस आ चुकी है। बात नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं गौरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइमलाइन देखिए 2021 तक। बात है कि जो विधायक है इस चुनाव में अधिकतर टिकट शशिकला ने ही बांटा था, क्योंकि अधिकतर उन्हीं के कम्युनिटी के हैं। ठीक है गौरव, 2021 तक शशिकला जी अम्मा के लिए जेल में जाकर कारावास पूरा कर वापस आ चुकी होगी, वो हीरो होंगी। आप पूरी इसको फिल्मी कहानी बता रहे हैं। फिल्मी कहानी नहीं है, ये ब्रांडिंग है कि 6 साल बाद जब हीरो जेल से निकलेगा तो उसके लिए वो हीरो नहीं होगा, बल्कि लार्जर देन लाइफ इमेज होगी उसकी। क्या ऐसा होगा? अमित मैं आ रहा हूं, विराग की बात पूरी। विराग जी एक लाइन में जो संतोष जी बोल रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में ये है कि इसके सवाल का जवाब जल्लीकट्टू से मिल जाएगा। जल्लीकट्टू में इतने सालों से फैसले थे सुप्रीम कोर्ट में, कभी भी वहां पर राज्यव्यापी प्रदर्शन नहीं हुए। इस बार हुए जयललिता की मृत्यु के बाद। तो क्या जल्लीकट्टू के बहाने, चाहे केंद्र हो चाहे डीएमके हो, या क्या इन लोगों ने स्पॉन्सर्ड एक ये प्रायोजित तरीके से ये जो अभियान चलाया और उससे उस वैक्यूम को पूरा करने की कोशिश की? और जब विधायकों को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए तो वहां पे जो फिल्मी सेलिब्रिटीज हैं वो क्यों बता रहे हैं कि कौन सूटेबल है, कौन सूटेबल नहीं? ओके ठीक है अमित, मेरा सवाल दूसरा है यहाँ पे। अमित, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से जल्लीकट्टू का पूरा मामला हुआ और सेंटर के कोर्ट में बॉल आई और कहा गया कि सेंटर को यहां पर देखना है कि जल्लीकट्टू के ऊपर ऑर्डिनेंस आएगा कि नहीं आएगा, वहां पर सेंट्रल ने तुरंत अपना रोल प्ले किया, ऑर्डिनेंस आ गया। इसके बाद जयललिता की डेथ होती है। जयललिता जैसा वहां पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कोई करुणानिधि अब एक्टिव है नहीं, और जयललिता के जाने के बाद उतना बड़ा नेता जिस तरह से साउथ इंडिया में हम देखते हैं, खासकर तमिलनाडु में दिखता नहीं है। तो क्या वाकई बीजेपी को दिखता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रो? क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका है, जहां डीएमके खुद एक नेतृत्व की कमी से जूझ रही है, एआईएडीएमके में भी वही हालात पैदा हो रहे हैं, फूट रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ा मौका है ये? देखिए गौरव, जहाँ तक जल्लीकट्टू का सवाल था, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो जल्लीकट्टू के सपोर्ट में हमेशा रही। हमने 2016 में भी एक ऑर्डिनेंस लाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, और उसके बाद फिर 2017 में भी हमने लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए दोबारा से ऑर्डिनेंस लाया और जल्लीकट्टू पॉसिबल हुआ। एआईडीएमके की सरकार, जब पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसमें एक अहम भूमिका अदा करी और लोगों को जल्लीकट्टू सेलिब्रेट करने का अवसर मिला। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कहीं भी देखें दुनिया में, जहां पे भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, ऐसा आमतौर पे देखा जाता है कि 2-3 जनरेशन के बाद एक डाइल्यूशन आ जाता है। और हमारे देश में चाहे वो एआईडीएमके हो, चाहे डीएमके हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम वो देख रहे हैं। और अब जो नेता हैं इस देश के, वो आम जनता में से उभर के आ रहे हैं। मुझे लगता है तमिलनाडु में जब आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो आप कांग्रेस को काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? किसी भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस तो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, और उसके अलावा कुछ मात्र नहीं है उनका आज की तारीख में। दूसरी बात, तमिलनाडु में जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, किसी भी प्रदेश की तरह हम तमिलनाडु में भी बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों को जो सुशासन, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो तमिलनाडु में करना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय हैं। हम चाहेंगे कि उनकी लोकप्रियता पे हम अपना एक वर्चस्व बनाएं, प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाएं, और हम उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन आपने डायनेस्टी पॉलिटिक्स करके एक पॉइंट जरूर दिया है यहाँ पर नासिर हुसैन को। तो नासिर हुसैन, कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं दिखती हैं अब आपको? और जब डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात आती है तो कांग्रेस सबसे ऊपर आती है। देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, कांग्रेस का फिलहाल सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि वहाँ पे शशिकला मुख्यमंत्री बनेंगे, पलनीस्वामी बनेंगे, पन्नीर सेल्वम बनेंगे, कौन बनेंगे, उसमें हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि वहाँ की जनता वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दी है, ड्यूली इलेक्टेड एक वहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए, एक बैलेंस्ड और एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे रहना चाहिए। इतना ही हमारा इंटरेस्ट था। लेकिन जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पिछले 9 दिन से वहाँ पे लगातार हो रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट कोई एक स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने संयम बरता, इसीलिए आज ये डिसीजन हुआ। क्या गवर्नर को पता था कि शशिकला ये डीए वाले केस में उनको सजा होगी, वो कॉन्विक्ट होगी, अंदर जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जुडिशियरी से बात करके गवर्नर को बताए थे?
मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नर के एक इंस्टीट्यूशन को लगातार स्टेट आफ्टर स्टेट इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जैसा उत्तरांचल में हम लोगों ने देखा है, अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने देखा है, दिल्ली में आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नसीर हुसैन, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप के पीछे आप पूरी जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं इस बात को, या आप इस बात को ऐसे कह रहे हैं? नसीर हुसैन जी, कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहा? कांग्रेस जिस तरह से डाइल्यूट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस पैनल बैठे तमाम सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ये आपसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहा? आपने बीजेपी के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया, लेकिन क्या कांग्रेस पर आरोप नहीं लगना चाहिए? गवर्नर्स ने एनटीआर अमित, आई एम कमिंग टू नसीर हुसैन की बात फिर हो जाए। नसीर हुसैन अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो जिस तरह से सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, इसके साथ में जिस तरह से सीबीआई का डाइल्यूशन हुआ है, सीबीसी का हुआ है, सीआईसी का हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और जो इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए थे, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह से इस सरकार लगातार उनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, उसी का एक नतीजा है। पिछले 9 दिन से यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कही विराट गुप्ता ने, मैं भूल गया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज को यहाँ पे लाना चाहिए बीच में। नसीर सुनिए, विराट गुप्ता ने एक बड़ी अच्छी बात की और क्योंकि वकील है तो उनको ज्यादा अच्छे से याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता आप ही के सरकार में कहा था, और उसी मामले में जब आपका कानून मंत्री थे उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। लेकिन अमित, रिप्लाई करेंगे आप जो बात यहां पर कह रहे हैं? नसीर हुसैन, बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं। जब अरुणाचल और उत्तराखंड में प्रकरण हुए तो कांग्रेस ने कहा कि गवर्नर ने जल्दबाजी दिखाई। अब जब तमिलनाडु ने गवर्नर ने संयम दिखाया तो वो अब कह रहे हैं कि आपने संयम क्यों दिखाया। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, आउटकम देखना चाहिए। ये प्रोसेस से ज्यादा उलझ के रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और उत्तरांचल में दोबारा गवर्नमेंट को, दूसरी बात, दोबारा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होना पड़ा वहां पे। इवेंचुअली अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, ये तथ्य है। सुप्रीम कोर्ट ने और जहां तक इन्होंने इंस्टीट्यूशंस की बात करी, अभी प्रधानमंत्री ने बताया पार्लियामेंट में कि केंद्र की यूपीए सरकार ने आरबीआई की एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट बॉडी बनाई जिससे ये कामकाज में हस्तक्षेप करना चाहते थे। ठीक है, ओके, नसीर टाइम खत्म। को बरी करवाई, साध्वी प्रज्ञा को बरी करवाई, कर्नल सिंह को बरी करवाई, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम बिल्कुल लास्ट टाइम में डिबेट के हम तमिलनाडु आते हैं फिर से, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। राधिका जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जैसे हमने कहा हमारे शो का टाइटल भी हमने रखा व्हाट नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में। 3 पॉइंट में व्हाट नेक्स्ट, इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और लेजिस्लेटिव क्राइसिस। और एआईआईडीएमके शायद बिखर सकती है, शायद ना भी बिखर सकती है। संतोष, गौरव, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो सस्पेंशन है पनीरसेल्वम का, ये कितना वैलिडेट करता है। अभी सर ने बताया है कि ये इनवैलिड है एज पर एआईडीएम के रूल्स। अगर ये इनवैलिड है तो पनीरसेल्वम को मौका है मुख्यमंत्री बने रहने का और उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का। और मुख्यमंत्री को मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए कितना उनको जुगत लगानी पड़ेगी आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक नया फेस उभर के आ चुका है जो कि शशिकला है, और वो अपने जेल टर्म को भुनाएंगी। वो जब आएंगी तो अपने आप को एक बहुत बड़ा मसीहा के रूप में पेश करेंगी, और वो जयललिता उनकी गुरु रह चुकी हैं। अगर शेयर मार्केट की भाषा बोले तो यू आर वेरी बुलिश ऑन शशिकला। ऑफ कोर्स, ठीक है, चलिए ठीक है। विराट गुप्ता, देखिए 3 बातें हैं। नंबर 1 है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से भले रिव्यू पिटीशन फाइल करे पर शशिकला को जेल जाना पड़ेगा। नंबर 2 ये है कि जो सरकार बनेगी, मैं समझता हूँ केंद्र सरकार वहां पे राज्य सरकार को बनने देगी, चाहे वो स्वामी हो चाहे पन्नीरसेल्वम हो, वो राष्ट्रपति शासन में वहां पे सांसदों का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 ये है कि पन्नीरसेल्वम किसी भी हालत में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते। वो नया मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर सकते हैं, उनको विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं मिल सकता संवैधानिक तौर पे, क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। अब वो नया मुख्यमंत्री पद का दावा करने के लिए उनको विधायकों की लिस्ट देनी पड़ेगी। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था
कि ये एक ऐसी तमिल फिल्म है जिसमें इमोशन है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें एक्शन है, जिसमें कानून भी है, जिसमें अदालतें भी हैं, जिसमें नेता भी हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है तमिलनाडु की सियासत को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या उतनी सीधी राह ये नजर आती है जितनी सीधी दिखती है, या इस राह में बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारे ट्विस्ट हैं? लगता है उतनी सीधी नहीं है। इस बारे में हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस आज इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।